नमस्कार, मैं डॉक्टर भगवानाराम बिश्नोई प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बोल रहा हूं। आज मैं एक नए सब्जेक्ट पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं, सीपीसी पर। क्योंकि सीपीसी पर वैसे तो मल्लिका जी पढ़ा रहे हैं, लेकिन मल्लिका जी के जो है अभी रोजा चल रहे हैं, बीच बीच में वीडियो आते रहेंगे। कुछ एक वीडियो के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं, समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आपके उचित लगे तो इसे ध्यान से देखना। एलएलबी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से सीपीसी के बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों, सिविल प्रोसीजर कोड, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की योजना क्या है। स्कीम ऑफ सीपीसी, सीपीसी की योजना क्या है। तो सीपीसी की योजना को इसको हम दो भागों में पढ़ते हैं। पहला है बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा दो भागों में विभक्त है। पहला धाराओं से संबंधित है और दूसरा आदेश और नियमों से संबंधित है। इसमें 158 धाराएं हैं और इसके अंदर आदेश 51 है। ऑर्डर, प्रत्येक आदेश के साथ में कितने नियम हो सकते हैं। और ये केंद्रीकृत सेंट्रल लॉ है, केंद्रीकृत विधि है, और प्रोसीजर लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है। विधि को यदि हम दो भागों में बांटे, एक होती है सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा होता है प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ आधारभूत विधि जो अधिकार और कर्तव्य देती है, और प्रोसीजर लॉ प्रक्रियात्मक वे विधि है जो न्याय किस तरीके से आप प्राप्त करेंगे। दीवानी, ये सिविल प्रोसीजर कोड जो है, दीवानी न्याय आप किस प्रकार से सिविल जस्टिस यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो किस तरीके से प्राप्त करेंगे। इसका उद्देश्य है कि किस प्रकार से वाद लाए जाएंगे, सूट्स, अपील्स, किस प्रकार अपीलों का निपटारा होगा, संस्थित करने, उसकी सुनवाई के तरीके क्या होंगे और निस्तारण कैसे किया जाएगा। और उन मामलों में सब में चाहे निर्णय है, उसकी एक रूपता, सरलता, सहजता के लिए इसको आवश्यक समझा गया। और ये धारा जो सीपीसी है वो 1908 की, वो 1 जनवरी 1909 को लागू हुई है और पूरे भारतवर्ष में लागू की गई, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर और नागालैंड और आदिवासी क्षेत्रों को लेकर के। वर्तमान समय में जो है वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू कर दी गई है 2019 के द्वारा। तो ये लॉ जो है अपने आप में पूर्ण नहीं है, अपने आप में न तो ये बड़ा वृद्ध है और न ही पूर्ण है। पूर्ण इसको बांधा नहीं जा सकता न्याय हित में। और ये संहिताबद्ध लॉ है, कोडिफाइड लॉ है, केंद्रीकृत विधि है। इसके दो पार्ट, पहला धाराएं, दूसरा आदेश। एक आदेश के साथ में अपने अपने नियम होते हैं, हम बाद में इसको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। धाराएं, सेक्शन 158 है टोटल इसमें। और सेक्शन का क्या उद्देश्य है। सेक्शन जो है संसद द्वारा बनाई गई विधि है और ये संसद विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल का आशय, इंटेंशन अभिव्यक्त करती है और सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल, जनरल गाइडलाइन देती है, सामान्य सिद्धांत देती है। इन सामान्य सिद्धांतों को, इस गाइडलाइन को केंद्रीकृत विधि होने के कारण इसमें अगर संशोधन करना है तो केवल संसद ही कर सकती है, अन्य कोई व्यक्ति इसमें संशोधन नहीं कर सकता। ये जो है पॉलिसी देती है संसद, विधानमंडल अपना भाव, अपना आशय अभिव्यक्त करती है, गाइडलाइन देती है, पॉलिसी देती है और सामान्य प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल देती है। धाराओं में 158 धाराओं में ये सारी चीजें हैं। दूसरा इसका है ऑर्डर। तो इसमें 51 ऑर्डर है जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है, प्रथम अनुसूची में दिया हुआ है, आदेश और नियम। ये 51 ऑर्डर जो है धाराओं के सपोर्ट करते हैं।
धाराओं में जो सामान्य सिद्धांत दिया गया है उसकी डिटेल, उसकी व्याख्या जो है ऑर्डर करते हैं। कौन सी धारा के साथ में कौन सा ऑर्डर लगेगा, ये सीपीसी पढ़ने पर ही आप लोगों को पता चलेगा, और इसका बार बार अध्ययन करने पर ही आपको इस बात की जानकारी होगी। तो पहले आप सेक्शंस पढ़े, फिर आप इसको बाइफरकेट करके ऑर्डर पढ़े। कौन सा ऑर्डर किस धारा के साथ काम आएगा, ये अध्ययन का विषय है। ऑर्डर विस्तार देता है और व्याख्या देता है। ऑर्डर में कोई भी बात प्रतिकूल नहीं होगी धाराओं के। जो सेक्शन है उसमें जो सिद्धांत दिया गया है, कोई भी ऑर्डर ओवरलैप नहीं कर सकता धाराओं में दिए गए सिद्धांत को। सेक्शंस में जो दिए गए प्रिंसिपल्स है उसको ओवरलैप नहीं कर सकते। आदेश में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो वो संबंधित राज्य की हाईकोर्ट करेगी। क्यों करेगी कि तत्सम प्रवर्त विधि, लोकल लॉज जहां बने हुए हैं वहां यदि कोई ऑर्डर अप्लीकेबल नहीं है या ऑर्डर लागू होने से न्याय की जगह अन्याय हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में संबंधित राज्य की हाईकोर्ट भौगोलिक परिस्थिति और वहां के जो लोगों की कल्चरल एक्टिविटी आदि के कारण सोच समझ करके धाराओं में संशोधन संबंधित राज्य के हाईकोर्ट कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे, संशोधन करते समय जो धाराओं में सिद्धांत दिया गया है उन सिद्धांतों के प्रतिकूल कोई संशोधन नहीं होगा, कोई संशोधन नहीं होगा। हाईकोर्ट कर सकती है। सेक्शन 122 में शायद ऐसा प्रावधान आप देख लेना। और इसके नियम जो होते हैं प्रत्येक ऑर्डर के साथ में, वो नियम बड़े रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, नमनीय नहीं होते, फ्लेक्सिबल नहीं होते। और प्रत्येक ऑर्डर के साथ में जितने भी नियम बनाते हैं वो नियम हमेशा कार्यपालिका बनाती है और वो बड़े कठोर होते हैं। उसमें संशोधन जल्दी करना संभव नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं होते, नमनीय नहीं होते, कठोर होते हैं। तो प्रत्येक ऑर्डर जब व्याख्या करेगा तो नियमों की पालना करेगा और नियमों में जल्दी संशोधन संभव नहीं है। जरूरत पड़ने पर या तो सुप्रीम कोर्ट उस नियम को ओवररूल्ड कर सकती है या विधानमंडल उसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन नियम कठोर होते हैं। प्रत्येक ऑर्डर के साथ में ये नहीं बता सकते कि कितने, जैसे ऑर्डर 21 है, ऑर्डर 21 में 106 रूल से भी ज्यादा है। ऑर्डर 21 को अगर हम पढ़े तो 6 महीने लगते हैं कम से कम। उसकी डिटेल अगर हम पढ़े तो बहुत कठोर होते हैं। इसलिए 51 ऑर्डर को हम कोशिश करेंगे कि आगे की सीरीज में प्रत्येक ऑर्डर को आपको समझाया जाए। फिर इसकी तीसरी अद्भुत योजना है सीपीसी की सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 94 में दी गई है अनुपूरक कार्रवाइयां, विशेष प्रकार की शक्ति। मैंने पहले कहा कि ये लो पूर्ण नहीं है, तत्संप्रवर्त विधि प्रचलित है या सभी समस्याओं का पूर्व अनुमान करके जो है उसको संहिताबद्ध किया जाए। इसलिए ये पूर्ण न होने के कारण सिविल कोर्ट को, दीवानी न्यायालयों को सेक्शन 94 में सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स दी गई है, अनुपूरक कार्रवाइयां करने की शक्ति दी गई है। सेक्शन 94 में क्या कहा गया है? 5 प्रकार की शक्ति दी गई है। पहला, निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी, दीवानी मामले में, सिविल मामले में। लोग तो क्रिमिनल केस में भी गिरफ्तार नहीं होते, जबकि सीपीसी में इस प्रकार का प्रावधान किया गया, सिविल कोर्ट्स को राइट्स दिया गया, एम्पावर्ड किया गया है कि वो निर्णय से पूर्व किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। ये कह दिया, गिरफ्तार करने की शक्ति दे दी, सेक्शन 94 में धारा है। और उसकी डिटेल कौन दे रहा है? ऑर्डर 38 रूल 1 कि किन परिस्थितियों में एक दीवानी मामले में एक व्यक्ति को निर्णय हुआ ही नहीं है और उससे पहले गिरफ्तार, तो व्याख्या कौन कर रहा है? ऑर्डर कर रहा है।
ऑर्डर 38। इसी तरीके से निर्णय से पूर्व कुर्की, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, जो विवादग्रस्त संपत्ति है ए और बी के बीच में, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ए और बी के बीच में इस घर का झगड़ा है, ऐसी परिस्थिति में कोर्ट निर्णय हुआ नहीं है ए और बी के बीच में, लेकिन उससे पहले ही जो विवादग्रस्त संपत्ति है उसकी कुर्की का आदेश दे सकती है। यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है और यह भी ऑर्डर 38 रूल 5 में बताया गया। फिर एक विशेष प्रकार की शक्ति दी गई है तीसरी, अस्थायी व्यादेश, टेम्परेरी इंजेक्शन, ऑर्डर 39 रूल 1, टेम्परेरी इंजेक्शन। आपको मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपका मकान तोड़ने के लिए यूआईटी सेक्रेटरी ने चिन्हित कर दिया है, आपके पास में कोई उपचार नहीं है और कल का टाइम दिया, ऐसी परिस्थिति में आप कोर्ट में ऑर्डर 39 रूल 1 के तहत प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि इनको रोकिए, टेम्परेरी इंजेक्शन, अस्थायी व्यादेश, जब तक निर्णय नहीं हो जाए या जब तक दूसरे दोनों पक्षकारों को न सुन ले कोर्ट। तो टेम्परेरी इंजेक्शन जारी करने की एक विशेष प्रकार की शक्ति सेक्शन 94 में सिविल कोर्ट को दी गई है और उसकी डिटेल बता रहा है ऑर्डर 39 रूल 1। फिर एक विशेष प्रकार की शक्ति दी गई है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ऑर्डर 40 में, कि मान लीजिए ऐसी संपत्ति है, मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई फैक्ट्री चल रही है, दोनों ये पार्टनर है और फैक्ट्री में लाखों मजदूर काम कर रहे हैं, ये बेरोजगार हो जाएंगे, उद्योग धंधे की विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी इस फैक्ट्री बंद होने के कारण। जैसे कि रिलायंस बंधुओं में आपस में झगड़ा हुआ तो उसका निपटारा जो है करने के लिए कोर्ट में भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है। केंद्र सरकार के पास में अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की शक्ति होती है, हालांकि वो कोकीना बहन ने दोनों के भाइयों के बीच में निपटारा करवा दिया। ऐसी संपत्ति है जिसको प्रॉपर्टी है जिसमें रोजगार मिल रहा है, देश के विकास की गति बढ़ रही है, अगर उसके ठप हो जाने से इस प्रकार की स्थिति होती है तो कोर्ट क्या कर सकती है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, प्रापक की नियुक्ति कर देती है। ये ऑर्डर 40 में विशेष प्रकार की शक्ति है, रूल 1। फिर है इंटरलोकेटरी ऑर्डर, वाद चलने के दौरान सकारात्मक या नकारात्मक, ऐसा करो ऐसा मत करो, इस प्रकार का आदेश कोर्ट दे देती है वाद चलने के दौरान। इसको कहते हैं अंतरवर्ती आदेश, इंटरलोकेटरी ऑर्डर। वाद चलने के दौरान कोर्ट किसी पक्षकार को कुछ करने या कुछ नहीं करने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक आदेश दे सकती है। तो ये 5 प्रकार की शक्ति जो है सेक्शन 94 में जो अनुपूरक कार्रवाइयां हैं, सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स नाम से जाने जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इस पर बच्चों का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और एलएलबी 3 की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें से 2-2.5% आते हैं, इसलिए विशेष सावधानी और सतर्कता पूर्वक इनको प्रत्येक को हम डिटेल में बाद में अलग से करेंगे। जब भी मेरा वीडियो आएगा या मल्लिका मैडम का जब भी आएगा, समझाने का प्रयास मैं भी कर दूंगी यदि वो आदेश मुझे करेगी। अब एक स्पेशल एक और योजना है सीपीसी की, सेक्शन 151 सीपीसी, अंतर्निहित शक्ति। अंतर्निहित जो शक्ति है वो एक विशेष कार्टी ब्लैंची चेक, खाली चेक आप किसी को दे देते हैं कि मर्जी पड़े उतनी राशि भर ले, इस प्रकार का पावर सिविल कोर्ट को, दीवानी न्यायालय को सीपीसी ने अर्थात विधानमंडल ने दिया है। क्यों दिया है? कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय हित में इनहेरेंट पावर, अंतर्निहित शक्ति है और इस अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कोर्ट अपने विवेक से करेगी। जुडिशियल डिस्क्रेशनरी पावर, उसका दुरुपयोग न्यायालय नहीं कर सकती। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब 151 के बारे में चर्चा करेंगे। शॉर्ट रूप में बता रहे हैं कि इस धारा का प्रयोग कब किया जाएगा, जब सीपीसी में
कोई उपचार नहीं है, प्रावधान नहीं है। कोई व्यक्ति न्याय मांगने के लिए आया है और सीपीसी में कोई इस प्रकार का प्रावधान है ही नहीं, तो क्या कोर्ट ये कह दे कि सीपीसी में कोई न्याय संबंधी कोई प्रावधान प्रक्रिया का नहीं है, भैया हम कैसे दे सकते हैं? तो सेक्शन 151 न्यायिक विवेक, इनहेरेंट पावर, शक्ति का प्रयोग कोर्ट कर सकती है न्याय हित में। जो न्याय मांगने के लिए आया है, न्याय से कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। फिर है, मान लीजिए न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किसी ने किया है, उसको रोकने के लिए सेक्शन 151 का प्रयोग सिविल कोर्ट कर सकती है। जब कोर्ट को शंका हो कि कौन सा एक्ट लागू होगा, इस प्रकार की है दो एक्टों के बीच में कौन सा एक्ट लागू होगा, कौन सा नहीं होगा, या एक्ट बड़ा रिजिड है, न्याय हित में न्याय की जगह लागू करने से अन्याय हो रहा है, इस प्रकार की स्थिति है कोई दो एक्ट में, जब शंका हो तो सेक्शन 151 का प्रयोग करके पीड़ित को न्याय उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग कर सकती है, न्यायिक विवेक का प्रयोग कर सकती है। या मान लीजिए कोई कानून तो है, लेकिन कानून में क्या है, त्रुटि है, गैप है, उस गैप को फिलअप करने के लिए, उस त्रुटि को फिलअप करने के लिए, या उसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से किया जाए कि न्याय हित में जो प्रार्थी द्वारा मांगा गया न्याय है उससे समुचित न्याय मिले। इसी प्रकार धोखे से किसी ने डिग्री प्राप्त कर ली है, कोई ऑर्डर प्राप्त कर लिया है, तो सेक्शन 151 का प्रयोग करके न्यायपालिका क्या कर सकती है, सिविल कोर्ट क्या कर सकती है, उसको वापस ले सकती है, उसका रिव्यू कर सकती है, उसको निरस्त कर सकती है। क्यों? फ्रॉड एंड जस्टिस नेवर ड्वेल टुगेदर। धोखा व न्याय एक साथ नहीं रह सकते, धोखा और न्याय एक साथ नहीं रह सकते। फ्रॉड एंड जस्टिस नेवर ड्वेल टुगेदर। इस प्रकार से सेक्शन 151 का प्रयोग जो है सिविल कोर्ट करती है। 151 की बहुत सारी डिटेल है, जैसे माइनर के खिलाफ डिग्री पारित हो गई है तो क्या सेक्शन 151 में रेस जुडिकेटा लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ऐसी परिस्थिति है तो भी सेक्शन 151 का प्रयोग कर सकती है। इसी प्रकार से ब्लड टेस्ट के लिए जो है सेक्शन 151 का प्रयोग करके जो है कोर्ट जो है किसी को बाध्य नहीं कर सकती सिविल मामले में कि डीएनए जांच इसकी करवाई जाए। बाद में इसकी डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये है सीपीसी की योजना। और सीपीसी के दो पार्ट बताए, धारा सेक्शन है, धाराओं में ये बातें आई थी, सामान्य गाइडलाइन है, आदेश में विस्तार और व्याख्या है, और प्रत्येक ऑर्डर के साथ में कितने रूल हो सकते हैं, रूल ऑर्डर की व्याख्या करते हैं, ऑर्डर रूल दोनों मिलकर धाराओं की व्याख्या करते हैं। तीसरी शक्ति अनुपूरक शक्तियां हैं, जिसमें 5 प्रकार का विशेष पावर जो है सिविल कोर्ट को दिए गए हैं, और चौथी है सीपीसी के सेक्शन 151 कार्टिबलेंसी चेक की तरह। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, समझाने का प्रयास किया है। फिर बारी बारी से जो वीडियो जारी करते रहेंगे, और मल्लिका जी भी जारी करेगी। कल कह रही थी पैलेस ऑफ स्विंग वाद लाने के स्थान में भी कोई अलग से किसी एक टॉपिक पर वीडियो जारी कर दूंगा। यदि आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, और वो क्या बोलते हैं उसको मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, लाइक करें, ताकि हमें जो है आपकी ही शक्ति के द्वारा हमें बल मिलेगा। और लॉकडाउन के अंदर घरों में रहे, सुरक्षित रहे, सावधानी पूर्वक रहे, और जो है फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस तो इसको कहते ही है, लेकिन मैं इसको समझता हूँ फिजिकल डिस्टेंस रखो, और इस कोविड-19 के साथ जीने का तरीका सीखो, और मास्क लगाओ, और राज्य सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करो। जय हिंद, जय भारत।